अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अल्फा कणों का प्रक्षेप्य, अर्थात वो ट्रेजेक्टरी कैसे करता है, कोई भी अल्फा पार्टिकल होते हैं वो कैसे ट्रेजेक्टरी करते हैं उसके बारे में हम देखें। तो अल्फा कण द्वारा जो अनुरेखित प्रक्षेप्य उनका संघट्ट के प्राचल पर निर्भर करता है। संघट्ट के प्राचल कहने का मतलब ये है कि किसी भी संघट्ट टकराने के बाद जैसे कि ये मान के चलो कोई इंसिडेंट बीम पर टकराया, किसी बिंदु पर टकराने के बाद वो इंसिडेंट होने के बाद जितना एंगल से रिफ्लेक्ट होता है उसको हम उसका संघट्ट कंडीशन कहते हैं। तो संघट्ट के पश्चात उसमें जो अनुरेखण होता है, एंगल बनता है, उसको हम अल्फा कण का प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। अर्थात इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा कणों के वेग का सदिश नाभिक के केंद्र के लंबवत दूरी, जबकि वह नाभिक से दूरी जो होती है वो अल्फा कणों की संघट्ट प्राचल कहलाती है। किसी भी अल्फा कण को यदि हम किसी न्यूक्लियस पर, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पर आपतित करते हैं, आपतित करने के बाद वो क्या करती है, जितने एंगल से रिफ्लेक्ट होती है उसी रिफ्लेक्ट पोजीशन को हम उसका क्या कहते हैं, तो संघट्ट प्राचल कहते हैं। इसे बी से व्यक्त किया जाता है। जो हम लोगों का संघट्ट प्राचल्य होता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन होती है उसको बी से शो किया जाता है। वास्तव में यह अल्फा कणों के स्वर्ण पत्री पर गुजारने के पश्चात अपनाए गए मार्ग पर निर्भर करता है। जैसे किसी भी अल्फा कण को हम क्या करते हैं, किसी भी स्वर्ण पन्नी पर, अर्थात हम सोने की पन्नी पर उसका बमबारी करते हैं, व्यवचार करते हैं, तो उस कंडीशन में उसमें जो भी प्रकार का क्या आता है, तो जो भी प्रकार का रिफ्लेक्शन आता है, अर्थात उसमें जो मुड़ने की कंडीशन आती है, उसी मुड़ने की कंडीशन को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अल्फा कणों का प्रक्षेप कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, किसी भी अल्फा कण को नाभिक से जो प्रकीर्णन संघट्ट प्राचल पर निर्भर होती है उसी के आधार पर ये चलती है। अर्थात अल्फा कणों के पुंज के संघट्ट के वितरण में हम देखें तो ये क्या करती है, रदरफोर्ड के संघट्ट प्राचल के प्रकीर्णन से जो बना हुआ कोण एंगल होता है उस एंगल के लिए एक समीकरण देता है जिसको हम बोलते हैं संघट्ट प्रचालन या प्रक्षेप्य पथ के लिए संघट्ट कंडीशन। जो संघट्ट प्राचल होती है उसके बराबर b इक्वस टू संघट्ट प्राचल को हम b से शो करते हैं, b इक्वस टू 1/4πε0। ये तो क्या है, किसी भी कण के लिए एक नियतांक कार्य करती है जो होती ही है, और यहाँ अधिकतम न्यूनतम दूरी का जो कंडीशन लगना होता है वो लगता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो एंगल रोटेट होती है, इसमें जो b डिस्प्लेसमेंट होती है, इस डिस्प्लेसमेंट के वजह से इसमें बाद में करेंगे जा, तो उसके वजह से यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ जो एंगल बनती है, रोटेशन होती है, उस एंगल में हम लोगों का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ तक जाता तो 90 डिग्री का एंगल देता है ना, तो ये 90 से आधा जो है θ/2 का एंगल दे रहा है, तो θ/2 मीन दैट 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है क्या कर सकता है, रोटेट करा सकता है, और उस एंगल पर जो है ये इस अक्ष पर जाती है, और इस अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जाती तो कॉस होता, और इधर आती तो साइन होता, और इस डायरेक्शन पर जा रही है तो वहाँ पर क्या होता है, उसका कॉट कंडीशन लगता है। ये फार्मूला से आया। ठीक है, अब b बराबर हम जब इसको लेते हैं 1/4πε0 तो वो इट इज रह जाता है, और यहाँ से ये जो 2 है और m भी स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर करके ऊपर ले जाते हैं तो उसको नीचे लाएंगे तो 1/2 mv² डिनोमिनेटर में बच जाएगा, और न्यूमरेटर में जितने हैं वो एज इट इज रह जाएंगे। और इसके आधार पर हम यदि कंडीशन को अलाउ करें तो हमें नेक्स्ट क्या मिल जाता है, तो इसके आधार पर हमें कंडीशन प्राप्त हो जाती है कि किसी भी प्राचल का अधिकतम मान cot θ/2 का मान जो होता है वो अधिकतम प्राप्त होता है, क्योंकि वो न्यूमेरेटर में होते हैं। तो जितने भी टर्म निर्भरता देखते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया कि कभी भी हम निर्भरता देखेंगे तो उस निर्भरता का मान जो है अंश में जितने भी वैल्यू होंगे उसके लिए वो क्या होगा, तो अंश में जितने भी वैल्यू जो वैल्यू होंगे उसके लिए क्या होंगे, वो वैल्यू बढ़ेगा। एक का मान इंक्रीज होने पर दूसरा का मान भी इंक्रीज होगा, अर्थात जो हम लोगों का न्यूमेरेटर में है उसके बढ़ने पर ये क्या होते हैं,
सभी वैल्यू बढ़ जाते हैं। तो किसी भी संघट्ट प्राचल के अधिक मान में यदि कॉट थीटा बाई 2 का मान देखें तो वो अधिकतम होगा। प्रकीर्णन कोण उस पर क्या होंगे, थीटा बाई 2 में जो प्रकीर्णन विक्षेप आ रही है वो कम होगी, जिसके वजह से प्रकीर्णन कोण छोटा होगा और अल्फा कणों पर अल्प प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इस पर अविक्षेपित रह जाते हैं। तो थीटा इक्वल टू हमें जीरो प्राप्त होता है। दूसरा, यदि इसकी कंडीशन की बात करें तो यदि हम इस पर कोई भी प्रकार का विक्षेप ना कराते हैं, यहाँ से रोटेट नहीं कराते हैं और वहाँ उस रोटेशन को हम डायरेक्ट सीधे मार्ग पर भेजते हैं, तो वो जब सीधे मार्ग पर जाता है तो अल्फा कण का संघट्ट प्रचालन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसके छोटे होने की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, कॉट थीटा बाई 2 का वैल्यू हम लोगों को एक अल्प एंगल पर प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन यदि देखें तो यदि हम लोगों का अल्प विक्षेपण कण जो होती है वो उसका जीरो रोटेट हो, तो उस कंडीशन में जीरो रोटेट करने पर उसका कॉट थीटा बाई 2 का वैल्यू भी क्या होता है, तो जीरो प्राप्त हो जाता है। तो जब कॉट जीरो का मान हम लोगों का कॉट का वैल्यू जीरो है तो कॉट में जीरो का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। कॉट से कॉट कैंसिल होता है तो थीटा बाई 2 का वैल्यू 90 डिग्री आएगा। जब 2 को हम राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो हम लोगों का थीटा इक्वल टू आ जाता है 180 डिग्री। और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, किसी भी पथ का आरोपित बल निर्भर या निर्भरता या उसकी कैपेसिटी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों को ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे।